हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। सीटेट दिसंबर सन 2024 के लिए उर्दू की प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में हम उर्दू के कुछ अहम सवालात जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं उन्हें हल करेंगे। सिलेबस के मुताबिक लगातार क्लासेस तो चल ही रही हैं, उसकी प्लेलिस्ट इसी क्लास का डिस्क्रिप्शन में है। तफसील से पढ़ना है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले सवाल में दावा और दलील दिया गया है, पढ़ना है और बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। दावा क्या है कि असातिज़ा को बच्चों में बहसो मुबाहसा और ताउन की हौसला अफजाई करनी चाहिए। अगर आप लोगों ने लेव वाइगोस्की की थ्योरी पढ़ी होगी तो उन्होंने कहा है कि बच्चे सोशल इंटरेक्शन करके सीखते हैं। तो सोशल इंटरेक्शन के लिए हमें बच्चों में बहसो मुबाहसा और ताउन करने के लिए मोटिवेशन देना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। दावा में ये बात कही गई है। दलील क्या है कि इल्म की तश्कील एक गैर फ़आल अमल है। ज्ञान का सृजन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। नॉलेज कंस्ट्रक्ट करना एक इनएक्टिव प्रोसेस है और ग्रोही सरगर्मियों में मसरूफियत बामानी आमोजिश में रुकावट डालती है। यानी कि ग्रुप में जब हम काम करेंगे तो मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होगी। तो बताइए, दावा और दलील दोनों पढ़ने के बाद आप किस नजरिए तक पहुंचे हैं, किस नतीजे तक पहुंचे हैं। तो साफ साफ लग रहा है कि वाइगोस्की के मुताबिक दावा तो बिल्कुल सही है लेकिन दलील गलत है, क्योंकि दलील में सीखने को, इल्म की तश्कील को इनएक्टिव प्रोसेस कहा जा रहा है, गैर फ़आल अमल कहा जा रहा है। लेकिन इल्म हम जब तक सक्रिय रूप से किसी क्रिया को नहीं करेंगे, हम नॉलेज को क्रिएट या कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दावा तो सही है लेकिन दलील गलत है। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2। एक टीचर है शमा, वो क्या कर रही है, ध्यान से सुनिए। शमा एक टीचर है जो अपने क्लासरूम में वाइगोस्की के नज़रिए को अप्लाई कर रही है और वो अपने तलबा को एक चैलेंजिंग काम को मुकम्मल करने के लिए ग्रुप में काम करने की रिकमेंडेशन करती है। यानी कि एक चैलेंज वाला काम है, उसको पूरा करने के लिए टीचर करे कि ग्रुप में आप लोग इस काम को करो। काम के दौरान एक तालिबे इल्म एक अहम तस्वुर को समझने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। यानी कि एक स्टूडेंट को कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो शमा के लिए उस तालिबे इल्म की मदद का मुअस्सिर तरीका क्या है। यानी कि ग्रुप में बच्चे काम कर रहे हैं तो उस ग्रुप में एक बच्चे को कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो एज ए टीचर शमा उस बच्चे की हेल्प कैसे करेगी। बताइए, तालिबे इल्म को मसला का हल फराहम करेगी ताकि ग्रुप आगे बढ़ सके, यानी कि उसको दिक्कत हो रही है उसको सॉल्यूशन बता देगी, या फिर तालिबे इल्म की हौसला अफजाई करेगी कि वो खुद से मसला को हल करने की कोशिश करे। ये पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन क्या ये सही है, आगे देखते हैं। तालिबे इल्म को एक मुख्तलिफ काम तफवीज़ करे, यानी कि जो काम कर रहा है उसको बच्चा तुम छोड़ दो, तुमको नहीं समझ में आ रहा है, दूसरा काम करो, ऐसा करेगी। या तालिबे इल्म के साथ मसला पर काम करेगी और ग्रुप के दीगर अराकीन को शामिल करते हुए ज़रूरत के मुताबिक रहनुमाई और फीडबैक फराहम करेगी। ग्रुप में मान लो 5 बच्चों का ग्रुप है, एक बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे, बाकी के जो 4 बच्चे हैं उनको इन्वॉल्व करके उनकी मदद से फीडबैक के जरिए, गाइडेंस के जरिए आप उस बच्चे की हेल्प कर देंगे जिसको कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है। यही है स्कैफोल्डिंग। जरूरत पड़ने पे बच्चों को जो टेम्परेरी हेल्प दी जाती है वही स्कैफोल्डिंग होती है। और बात वाइगोस्की के नजरिया की हो रही है, इसलिए सबसे मुअस्सिर तरीका यही है कि हम तालिबे इल्म के साथ काम करें और ग्रुप के जो दीगर मेंबर हैं उनको हम इंक्लूड करते हुए ज़रूरत के मुताबिक बच्चे को हेल्प करें, रहनुमाई करें और उसको फीडबैक दें और उसकी प्रॉब्लम को हल करें। तो चौथा वाला ऑप्शन ज़्यादा मुनासिब है। हालांकि दूसरा वाला ऑप्शन भी सही है। याद रखिएगा, सीटेट में कभी कभी चारों ऑप्शन सही होते हैं लेकिन
जो सबसे ज्यादा मुनासिब होता है उसे हमें चुनना होता है, क्योंकि जब सीटेट का इंस्ट्रक्शन आप पढ़ते हैं तो उसमें ये नहीं लिखा होता है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से 3 गलत है और एक सही है, सही का चुनाव करिए। उसमें ये लिखा होता है कि इन चारों ऑप्शन में जो मुनासिब तरीन है उसका चुनाव करिए। तो यहाँ पे दूसरा भी मुनासिब हो सकता है, लेकिन चूंकि वाइगोत्स्की के नजरिया को नाफिज करने की बात हो रही है, इसलिए बेहतर है चौथा वाला ऑप्शन। आई बात समझ? चलिए, समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन का जवाब दो। दावा में क्या कहा गया है कि असातिज़ा को आमोज़गारों के दरमियान इनफरादी इख्तिलाफात का एहतराम करना चाहिए। अगर बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, तो उनका एहतराम करना चाहिए, उनका सम्मान और रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपनी तालीम को तमाम तलबा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ढालना चाहिए। यानी कि अगर अलग अलग किस्म के बच्चे हैं तो हर एक बच्चे की ज़रूरत को आप पूरा करते हुए पढ़ाइए। ये बात दावा में कही गई है। दलील क्या कि मुतनव्वी आमोज़गारों की, मुतनव्वी मतलब होता है विभिन्न प्रकार की, वेरियस जो लर्नर्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो शिक्षार्थी होते हैं, उनकी क्लास को पढ़ाते वक्त तलबा के दरमियान ताउन, ग्रुप वर्क्स और बातचीत से हमें गुरेज करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। अब ग्रुप में पढ़ा रहे हैं और आप परहेज करवाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। आपस में बच्चों को ताउन करने का, इंटरेक्शन करने का, अंतःक्रिया करने का हमें मौका देना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे दावा तो बिल्कुल सही है, लेकिन दलील गलत है, तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे भी सही हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में? समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दो। हम कभी कहते नहीं हैं, लेकिन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब तो कर लिया करो, दूसरों को बताया करो। इससे अच्छा सीटेट का अगर कहीं क्लास मिले तो बेशक वहां चले जाओ। अगर ये क्लास आपको पसंद आ रहा है तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जीन पियाजे के मुताबिक बच्चे बड़ों से कैसे मुख्तलिफ हैं? According to the Jean Piaget, how are children different from adults? जो बच्चे हैं वो बड़ों से किस प्रकार अलग हैं, मुख्तलिफ कैसे हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर अंग्रेजी में भी देखेंगे ताकि आपको क्लियर एंड क्रिस्टल हो जाए। पहला ऑप्शन है कि बच्चे बड़ों पर मुनहसिर होते हैं जबकि बालिग खुद मुख्तार होते हैं। बड़ों को बच्चों की निस्बत बहुत ज्यादा इल्म होता है। बच्चों की सोच बड़ों की सोच के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। चौथा ऑप्शन है कि बच्चों की सोच मिकदारी तौर पर बड़ों से मुख्तलिफ होती है। अब यहाँ पे हम अंग्रेजी में ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। कहा जा रहा है कि चिल्ड्रेन आर डिपेंडेंट ऑन अडल्ट्स व्हाइल अडल्ट्स आर इंडिपेंडेंट। दूसरा ऑप्शन है कि अडल्ट्स आर मच मोर नॉलेजेबल देन चिल्ड्रेन। तीसरा है कि चिल्ड्रेन थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट्स, और यहाँ पे कि चिल्ड्रेन थिंकिंग इज क्वांटिटेवली, यहाँ पे क्वालिटेवली है और यहाँ पे क्वांटिटेवली है। तो बताइए कि जो बच्चे अलग होते हैं बड़ों से, वो किस लिहाज से बड़े अलग होते हैं, क्वांटिटी के लिहाज से या फिर क्वालिटी के लिहाज से? तो क्वालिटी की लिहाज से बच्चों की जो सोच होती है वो बड़ों से अलग होती है। तो यही बात हमारा है। यहाँ पे मिकदारी तौर पे दिया गया जो कि गलत हो गया। बच्चों की सोच बड़ों की सोच के लिहाज से मुख्तलिफ होती है, मिकदारी तौर पर मुख्तलिफ नहीं होती है, बल्कि क्वालिटेटिव तौर पे मुख्तलिफ होती है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इंग्लिश में पेपर बनता है और इसको उर्दू में लोग ट्रांसलेट करके डाल देते हैं, तो ऐसी दिक्कत आती है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी कभी दिक्कत आए, समझ में ना आए या दो ऑप्शन एक जैसा लगे, तो आपको बेहतर ये है कि सेम क्वेश्चन इंग्लिश वाले वर्जन में देख लीजिए, क्योंकि जो पेडागोजी के 15 सवालात होते हैं वो उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, कनाडा तो नहीं होता है, जितने भी लैंग्वेजेस में सीटेट का पेपर हो रहा है सब में पेडागोजी के सवालात सेम होते हैं। तो आप चाहें तो उर्दू के क्वेश्चन जो समझ में ना आए अंग्रेजी में देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देख लिया कि चिल्ड्रंस थिंकिंग इज
क्वालिटेवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट, यानी क्वालिटेवली तौर से बच्चों की सोच बड़ों से अलग होती है। चलो, शमूलियती जो क्लासरूम होता है, समावेशी जो कक्षा होती है, इंक्लूसिव जो क्लासरूम होती है, वो क्या करती है? तस्लीम करता है, शमूलियती क्लास तस्लीम करता है कि हर बच्चा एक ही रफ्तार और एक ही वक्त में सीखेगा। या फिर एक तालीमी प्रोग्राम है, एक शमूलियती तालीम या शमूलियती क्लासरूम एक तालीमी प्रोग्राम है जो सिर्फ खुसूसी बच्चों की, यानी जो स्पेशल चाइल्ड हैं, उनकी ही ज़रूरत को पूरा करता है। या फिर शमूलियती क्लास इनफिरादी इख्तिलाफात के मुताबिक, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, उनके मुताबिक मुख्तलिफ हिदायत पेश करने का वो कायल है कि जैसे जैसे बच्चे एक दूसरे से अलग हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, वैसे वैसे बच्चों को पढ़ाइए। या फिर बच्चों के दरमियान हर किस्म के इख्तिलाफात को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को वो दूर करता है। तो जो शमूलियती क्लासरूम है वो इनफिरादी खसूसियत को या इनफिरादी इख्तिलाफात, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अलग अलग तरीके से पढ़ाने के लिए रिकमेंड करता है, इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए ऑप्शन इधर उधर जरूर हैं लेकिन वही सवाल है। इंक्लूसिव एजुकेशन आर मेंट टू ऑफर डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन एज पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पे हमें अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शन देने चाहिए बच्चों को, यही इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अगर अहमद अपने बाएं हाथ से लिखता है तो उसके उस्ताद को चाहिए कि बाएं हाथ के इस्तेमाल की हौसला शिकनी करे, यानी कि बच्चे को डिमोटिवेट करे कि नहीं बाएं हाथ से नहीं लिखना चाहिए, या फिर उसे अपनी पसंद का इस्तेमाल करने दे, स्कूल के मैनेजर को इत्तला दे, उसे दाएं हाथ का इस्तेमाल करने पे मजबूर करे। अगर कोई बाएं हाथ से लिख रहा है तो ये उसकी इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो आप उसे उसकी पसंद का करने दीजिए। आप कौन होते हैं बीच में टांग अड़ाने वाले, तो उसे अपनी पसंद का इस्तेमाल करने दीजिए। आगे बढ़ते हैं, फिर से दावा और दलील दिया गया। ये आसान सा सवाल है। ज़बान की क्लास में अदब को शामिल करना चाहिए। जब हम लैंग्वेज पढ़ाते हैं तो उसमें छोटी छोटी कहानियाँ, छोटी छोटी नज़में, मुंशी प्रेमचंद की, इस्माइल मराठी की, ये सब कहानियाँ शामिल करते हैं। इससे क्या होता है, इससे बच्चों को मुस्तनद मवाद से राब्ता करने का मौका मिलता है, मुस्तनद मवाद से रूबरू होने का उनको मौका मिलता है। तो यही तो बात है सवाल में। दावा है कि ज़बान की क्लास में अदब को शामिल करने से सही बात है, ये तलबा को मुस्तनद मवाद फराहम करता है, ये बात भी सही है। तो दावा और दलील दोनों सही हो गए। ज़बान की तदरीस का कौन सा तरीका मादरी ज़बान की मुदाखलत इस्तेमाल किए बगैर दूसरी ज़बान सिखाने पे जोर दे रहा है, यानी कि कौन सा मेथड ऐसा है जिसमें हम मातृभाषा मदर टंग का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाते हैं। तो वो है हमारा डायरेक्ट मेथड, जिसको हम उर्दू में रास्त तरीका और हिंदी में प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे फिर से दावा और दलील है। दावा में क्या पूछा गया है कि अगर तलबा अपने स्कूल से जज्बाती वाबस्तगी रखते हैं, स्कूल से बच्चे अगर इमोशनली कनेक्ट हैं, भावात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और उन्हें यकीन है कि उनका वजूद अहमियत रखता है, तो उनके बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने और स्कूल में रहने के इम्कान ज़्यादा होंगे। सही बात है, स्कूल से अगर बच्चे अच्छे से कनेक्ट रहेंगे इमोशनली तो वो परफॉर्मेंस भी अच्छा करेंगे और स्कूल में खुशी खुशी रहेंगे भी। तो दावा तो बिल्कुल सही मालूम हो रहा है। दलील है कि जज्बात सीखने में अहम किरदार अदा करता है, इमोशंस, फीलिंग्स सीखने में इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। जी हाँ, वहाँ पे भी जो आप सोच रहे हैं वहाँ पे भी जज्बात इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। टीनेजर जो होते हैं किशोरावस्था में,
अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लड़के लड़कियों की तरफ और लड़कियां लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो जज्बात सिर्फ वहीं पे अहम किरदार नहीं अदा करता है, सीखने में भी अहम किरदार अदा करता है। इसलिए दावा और दलील दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कसीर लिसानी क्लासरूम में बच्चों की जबानों को जगह देने के लिए जरूरी है। बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि क्या जरूरी है? असातिज़ा सिर्फ बच्चों की जबान ही इस्तेमाल करें, सिर्फ बच्चों की जबान, या फिर असातिज़ा बच्चों से सिर्फ उनकी अपनी जबानों में बर्ताव करने को कहें? देखिए, जहाँ पे सिर्फ आ जाता है ना, वो आम तौर से पेडागोजी में नेगेटिव होता है। ठीक है, आगे कि असातिज़ा को बच्चों की मादरी ज़बान के इस्तेमाल को कबूल करना चाहिए। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि क्लासरूम आपका बहुभाषी बने, मल्टीलिंगुअल बने, तो अगर बच्चा अपनी मादरी ज़बान क्लासरूम में यूज़ कर रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। मान लीजिए कि एक बच्चा भोजपुरी का है और भोजपुरी के अल्फाज क्लासरूम में इस्तेमाल कर रहा है, तो आप उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, बल्कि उसके अल्फाज को क्लासरूम में रिस्पेक्ट देंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लासरूम कसीर लिसानी तभी बनेगा जब हम बच्चों की मादरी जबान का इस्तेमाल क्लासरूम में कबूल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, वो कौन सी जबान है जो हम रोजमर्रा आमने सामने बातचीत के लिए इस्तेमाल करते हैं? मौजूदा ज़रूरत की तरसील के लिए जो दरकार ज़बान होती है, कहीं पे हम गए और किसी चीज़, मान लो मार्केट में गए, सब्जी खरीदे और आपको धनिया अलग से चाहिए फ्री में, तो आप उससे कम्युनिकेशन करते हैं, मीठा मीठा उससे बोलते हैं और उसको अपने बातों की जाल में उलझा करके धनिया फ्री में ले रहे हैं। तो ये जो आपकी क्वालिटी है रोज़मर्रा के ज़िंदगी में, जो आप ज़बान के इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हैं, मौजूदा ज़रूरत के लिहाज से जो लैंग्वेज के यूज़ करने की एबिलिटी जो आपके अंदर है, इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे बिक्स, बुनियादी तरसीली महारत। बिक्स का फुल फॉर्म क्या होगा? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। बिक्स का फुल फॉर्म तो मैंने बता दिया। कल्प का फुल फॉर्म आप लोगों को कमेंट में बताना है। हमारे नोट्स में बिक्स, कल्प और सभी अहम चीज़ों का एक्सप्लेनेशन मौजूद है। उम्मीद है नोट्स ले लिया होगा आप लोगों ने। चलो, छठी जमात की तालबा है सुरैया। अपने वालिद के ट्रांसफर की वजह से वो पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु की मदुरई चली जाती है, यानी कि पंजाब से मदुरई बच्ची चली गई है। वो पंजाबी को अपनी मादरी जबान के तौर पे जानती है, चूंकि पंजाब में पैदा हुई, पंजाब में पली बढ़ी, शुरुआती दौर वहां पे गुजारा, तो पंजाबी उसकी मादरी जबान हो गई। स्कूल में वो अंग्रेजी को दूसरी जबान के तौर पे, सेकेंड लैंग्वेज पे पढ़ रही है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना भी और पढ़ना भी सीख लिया है। तो बताइए इन जबानों के बारे में कौन सा कौल दुरुस्त है? देखिए, पंजाबी तो उसकी मादरी जबान हो गई, स्कूल में उसने अंग्रेजी सीखा है, ठीक है, अंग्रेजी स्कूल में उस्ताद की मदद से सीखा है, तो मादरी जबान जो होगी पंजाबी होगी, वो लैंग्वेज एक्विजिशन होगी, और अंग्रेजी जो होगी ये लैंग्वेज लर्निंग होगी, स्कूल की मदद से। तालबे वो स्कूल में जाकर के उस्ताद की मदद से सीखी है, लेकिन उसने अपने पड़ोसियों से बिना कोशिश के तमिल सीखी है, तो तमिल क्या हो गई? तमिल भी एक्विजिशन हो गई। ये आपको पॉइंट समझ में आया? अब ऑप्शन पढ़ते हैं। पंजाबी और तमिल हुसूल-याबी ज़बानें हैं और अंग्रेजी ज़बान की आमोजिश है, यानी कि पंजाबी और तमिल जो हैं ये लैंग्वेज एक्विजिशन है और अंग्रेजी लैंग्वेज लर्निंग है। लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, हमने समझाया है अपने नोट्स में, ठीक है। तो यहीं पे हमारा सही होगा, क्योंकि तमिल जबान का हुसूल तो है, अंग्रेजी जबान की आमोजिश है, लेकिन पंजाबी जबान की आमोजिश नहीं है, ठीक है। तीनों जबानें पंजाबी, तमिल और अंग्रेजी जबान की आमोजिश के तहत नहीं आएंगी। पंजाबी चूंकि उसकी मादरी जबान है तो एक्विजिशन होगा, यानी कि हुसूल-याबी होगी, इक्तिसाब होगा। और अंग्रेजी चूंकि स्कूल में सीखी है तो अंग्रेजी क्या हो जाएगी? लर्निंग होगी, आमोजिश हो जाएगी, ठीक है। और तमिल उसने कैसे सीखा है? तमिल पड़ोसियों से सीखा, यानी अपने आप ही बिना कोशिश के सीखा है।
तो ये भी उसकी एक्विजिशन ही होगी, अर्जन ही होगी, इक्तबास या हुसूलयाबी ही होगी। तो इसलिए पंजाबी और तमिल हुसूलयाबी हो गई और अंग्रेजी आमोजिश हो गई, इसलिए पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आमोजिश क्या है, हुसूलयाबी क्या है, सब कुछ हमने सिलेबस के मुताबिक जो हमारी क्लासेस चलती हैं उसमें समझाया है। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी सिलेबस के मुताबिक नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको सैंपल भेजेंगे जिसमें सारी डिटेल्स होंगी और उन डिटेल्स को फॉलो करके आप हमारे नोट्स को हासिल कर लेंगे। इस पे आप लोग मैसेज करिएगा। इस्लाही तदरीस किस लिए की जाती है? जो रेमेडियल टीचिंग होती है वो क्यों की जाती है? या फिर ऐसे सवाल है कि इस्लाही तदरीस कैसे बच्चों के लिए है? उन आमोज़गारों के लिए जिन्हें ज़बान सीखने के बाद पहलुओं में तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है? या फिर इस्लाही तदरीस उन असातिज़ा के लिए जिन्हें कुछ ज़बान सीखने वाले तलबा के लिए अपनी तदरीस को बेहतर बनाने की ज़रूरत है? या फिर इस्लाही तदरीस उन आमोज़गारों और असातिज़ा के लिए जिन्हें अपनी तदरीस या सीखने की हिकमत अमलियों को तब्दील करने और समझने और बेहतर करने की ज़रूरत है? या फिर उन सीखने वाले और असातिज़ा के लिए जो ज़बान के साथ इम्तिहान में ज़्यादा नंबर हासिल करना चाहते हैं? तो जो रेमेडियल टीचिंग होती है वो क्या होती है? कोई कमी हमारे अंदर है, उस कमी को दूर करने के लिए जब हम पढ़ाते हैं तो वो रेमेडियल टीचिंग होती है। रेमेडियल टीचिंग करने से पहले हम एक टेस्ट करते हैं, वो होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट से जो हमें बच्चों की कमी का पता चलता है उसको दूर करने के लिए जब हम पढ़ाते हैं तो वो रेमेडियल टीचिंग होती है। तो रेमेडियल टीचिंग यानी कि इस्लाही तदरीस उन आमोज़गारों और असातिज़ा के लिए है जिन्हें अपनी तदरीस या सीखने की हिकमत अमलियों को समझने और तब्दील करने या बेहतर करने की ज़रूरत होती है। यानी कि उनको सही से सीखा नहीं है तो उसको सही से सीखने की, टीचर ने अपनी स्ट्रेटजी को सही से नहीं समझा है तो उसको सही से समझने की जब ज़रूरत होती है तब हम इस्लाही तदरीस करते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। राधिका 7वीं जमात में पढ़ाती है, 7वीं कक्षा में पढ़ाती है। वो बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में बताती है। जैसे कि बच्चों को वो बताती है कि ये चाक है, ये डस्टर है, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ये मऊ है, ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं अली हूँ, ये दुआ है। इस तरह से क्या कर रही है, नामों की कुछ मिसालें दे रही है और फिर कह रही है कि किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज के नाम को इस्म कहते हैं। तो ये जो राधिका तरीका इस्तेमाल कर रही है कौन सा मेथड है? पहले एग्जाम्पल दे रही है, फिर उसी एग्जाम्पल को रोल बना दे रही है। अलग अलग नामों की मिसालें थी और उसी मिसाल से बता दिया कि इस्म किसे कहते हैं। तो वो इंडक्टिव मेथड का, इस्तिक़राई तरीका का, यानी कि आगमन विधि का वो इस्तेमाल कर रही है। यहाँ पे ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं। इस्तिक़राई तरीका को आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड कहते हैं, ठीक है। तो वो आगमन विधि का इस्तेमाल कर रही है, इंडक्टिव तरीका, इस्तिक़राई तरीका का इस्तेमाल कर रही है। ज़ैल में से कौन तामीरियत पसंदी के सीखने के उसूल का बुनियादी अमल है? जो कंस्ट्रक्टिविज्म होता है, जो संरचनावादी मनोविज्ञान है, उसका जो लर्निंग का सिद्धांत है वो क्या है? असातिज़ा तलबा को बराहे रास्त डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और वाज़ेह रहनुमाई इसमें फराहम करते हैं। या फिर सीखना उस वक्त होता है जब तलबा दुरुस्त जवाबात और असातिज़ा से राय हासिल करते हैं। या फिर तलबा अपने माहौल के साथ फ़आल मशगूलियत के ज़रिए अपने इल्म की तश्कील करते हैं। जी हाँ, जब बच्चे खुद से सक्रिय रूप से ज्ञान का सृजन करते हैं, एक्टिव तौर से जब नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो तामीरियत पसंद नज़रिया का असूल कहलाता है। तो तलबा अपने माहौल के साथ फ़आल मशगूलियत के ज़रिए जब अपने इल्म की तश्कील करते हैं तो वो तामीरियत पसंदी के उसूल का बुनियादी उसूल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संगीता अपने क्लासरूम में हकीकी सामान, हकीकी सरगर्मियाँ उन हालात की बुनियाद पे करती है जिनका ताल्लुक तलबा की ज़िंदगी के तजर्बात से है।
यानी कि कुछ गतिविधियां टीचर कर रही है, एक्टिविटीज कर रही है, और वो एक्टिविटी शिक्षार्थियों के जीवन अनुभव से संबंधित है। तो ये जो शिक्षण विधि वो अपना रही है कौन सी है? तो इसे हम कहेंगे मुवासलाती जबान की तालीम, यानी संप्रेषणात्मक भाषा कौशल, जिसको हम लोग कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग कहते हैं। यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। स्कूल आते हुए एक बच्ची साइन बोर्ड देख रही है, प्ले कार्ड देख रही है, पोस्टर देख रही है, रैपर वगैरह देख रही है, और इस तरह से कई किस्म के प्रिंट शुदा मवाद के साथ वो इंटरेक्शन करती है, अंतःक्रिया करती है। तो ये जो वो चीजों को देखती आ रही है, उनको समझती आ रही है, उनसे इंटरेक्शन करते हुए आ रही है, उससे उसके कौन सी सलाहियत की नशोनुमा हो रही है? लिखने की सलाहियत बढ़ रही है, सुनने की, पढ़ने की, या फिर पेंटिंग की? तो इस तरह से पढ़ने की सलाहियत बढ़ रही है।